नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो दिल को छू भी जाती है और सच में सोचने पर मजबूर भी करती है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है फकीर मोहन सेनापति की क्लासिक ओडिया रचना रेवती, और आज हम इसका एक कहना चाहिए गहरा विश्लेषण करेंगे। इसके अलग अलग पहलुओं को परत दर परत खोलेंगे। जी। हमारा मकसद है रेवती की कहानी को समझना, उसके पीछे जो विचार हैं, उसके प्रतीक, और सबसे बढ़कर उसका जो सामाजिक संदेश है, खासकर वो भी 19वीं सदी के भारत के संदर्भ में, जब महिलाओं की शिक्षा मतलब एक बहुत बड़ा सवाल था। ये कहानी उस दौर का आईना है। बिल्कुल सही। ये कहानी दुखद तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन इसने अपने समय में, और मुझे लगता है आज भी, बहुत जरूरी मुद्दों पर रोशनी डाली है। सही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के सफर को और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। चलिए। तो कहानी हमें ले चलती है ब्रिटिश राज के वक्त के ओडिशा के एक गांव में। कहानी का जो माहौल है वहाँ गरीबी है, जाति पाति का बोलबाला है। हाँ, और धार्मिक रीति रिवाज, और सबसे बढ़कर वो गहरा अंधविश्वास जो समाज में फैला हुआ था। बिल्कुल। इसी माहौल में हम मिलते हैं 10 साल की रेवती से। अपने माँ बाप और दादी के साथ रहती है, एक सीधी साधी आमसी लड़की। और उस वक्त के समाज को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात थी, कई लोग तो इसे गलत मानते थे, अपशकुन समझते थे। हाँ, मतलब सोच यही थी कि लड़कियों का काम बस घर संभालना है, पढ़ाई लिखाई से उनका क्या लेना देना। जी। लेकिन कहानी का एक अहम मोड़ यहीं आता है। रेवती के पिता श्यामा बंधु, वो गांव के मतलब बाकी लोगों से अलग थे, एक नई सोच वाले इंसान। हाँ, ये बात बहुत अहम है। श्यामा बंधु चाहते हैं कि उनकी बेटी रेवती पढ़े लिखे। वो मानते थे कि ज्ञान पर सिर्फ पुरुषों का हक नहीं है। बिल्कुल। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। बिल्कुल क्रांतिकारी। और यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। एक तरफ श्यामा बंधु और रेवती की पढ़ने की इच्छा है, जो एक तरह से बदलाव का प्रतीक है। हाँ। और दूसरी तरफ है गांव का वो सदियों पुराना पारंपरिक ढांचा, जो किसी भी नए विचार को शक की नजर से देखता है। हाँ, मतलब वो छोटा सा गांव असल में उस बड़े भारतीय समाज का ही एक नमूना बन जाता है ना, जो बदलाव से डरता था। बिल्कुल। खासकर जब बात महिलाओं के अधिकारों या उनकी शिक्षा की हो। तो माहौल ऐसा है, और इसी माहौल में एक नया किरदार आता है, जो जैसे उम्मीद की एक किरण लेकर आता है। वासुदेव। हाँ, एक नौजवान आदर्शवादी स्कूल टीचर वासुदेव। वो गांव में पढ़ाने आता है, शिक्षा की रोशनी फैलाने के इरादे से। और श्यामा बंधु वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वो वासुदेव से मिलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई वो उनकी बेटी रेवती को निजी तौर पर पढ़ाएं। अच्छा। अब जाहिर सी बात है, गांव के जो बड़े बूढ़े थे, जो परंपरा के रखवाले बने बैठे थे, वो ये सुनकर चौंक जाते हैं। हाँ, उनको ये बात कैसे हजम होती कि एक लड़की को पढ़ाया जाए। बिल्कुल। लेकिन रेवती, उसके लिए तो जैसे एक नई दुनिया ही खुल जाती है। हाँ, वो पूरी लगन से उड़िया अक्षर सीखती है, गिनती सीखती है, कहानियां पढ़ना शुरू करती है। उसकी आंखों में एक चमक है, एक प्यास है सीखने की। और वासुदेव भी उसकी तेज बुद्धि और लगन देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये रिश्ता एक गुरु और शिष्य का बड़ा खास बन जाता है। हाँ, ये रिश्ता वाकई उम्मीद जगाता है। ऐसा लगता है कि शायद बदलाव मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ घर में ही एक दीवार खड़ी है, रेवती की दादी। अच्छा, दादी। हाँ, उन्हें ये सब देखकर शक होने लगता है, डर लगने लगता है। वो बार बार चेतावनी देती हैं कि भाई लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं है, इससे देवता नाराज होते हैं, घर पर मुसीबत आती है। ओहो, ये तो सीधा सीधा उस गहरे अंधविश्वास का सबूत है जो उस समाज की जड़ों में बैठा था। बिल्कुल। तो एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ डर। यहाँ प्रतीक बिल्कुल साफ नजर आते हैं, है ना? हाँ, जैसे वासुदेव सिर्फ एक टीचर नहीं, वो उस आधुनिक शिक्षा और नई सोच का प्रतीक है जी, जिसकी गांव को जरूरत है। जी। और रेवती खुद वो आशा और प्रगति की किरण बन जाती है। हाँ, जो अंधेरे को चीरना चाहती है। और दादी, वो उस गहरे अंधविश्वास और परंपरा की जकड़न का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो इस रोशनी को रोकना चाहता है। हाँ। और यही कहानी का जो मुख्य विषय है, वो उभर कर सामने आता है। महिलाओं की शिक्षा का अधिकार और समाज की वो बंदिशें, वो डर जो इस अधिकार के रास्ते में खड़े थे। बिल्कुल। ये सिर्फ रेवती की कहानी नहीं लगती फिर। नहीं, ये उस दौर की हजारों लड़कियों की अनकही कहानी का अक्स है एक तरह से। सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब एक उम्मीद जग रही थी। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक भयानक मोड़ आता है जो सब कुछ बिखेर देता है। हाँ,
गांव में हैजा फैल जाता है। और ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल नहीं, ये महामारी का रूप ले लेती है। लोग तेजी से मरने लगते हैं, पूरा गांव डर, दहशत और मौत के साए में आ जाता है। हर तरफ बस मातम। कितना भयानक। और इस त्रासदी का सबसे बड़ा शिकार बनता है रेवती का परिवार। ओह, रेवती के पिता श्यामा बंधु, जो उसकी पढ़ाई के सबसे बड़े हिमायती थे। हाँ, वो भी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। घर का सहारा ही छिन जाता है। और उसके बाद? उसके बाद उनके घर के जानवर भी मर जाते हैं, जो उनकी थोड़ी बहुत आमदनी का जरिया थे। परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हे भगवान। और यहीं पर समाज का, या कहना चाहिए कि अंधविश्वास का सबसे क्रूर चेहरा सामने आता है। परिवार गरीबी और मायूसी के अंधेरे में डूब जाता है। और ऐसे में रेवती की दादी, वो इस सारी तबाही का जिम्मेदार रेवती की पढ़ाई को ठहराती हैं। क्या? हाँ, उनका मानना है कि क्योंकि उन्होंने लड़की को पढ़ाकर परंपरा तोड़ी, इसीलिए देवता नाराज हो गए और उन्होंने ये सजा दी। ये सोचना भी कितना भयानक है, एक बच्चे की पढ़ने की इच्छा को इतनी बड़ी त्रासदी की वजह मान लेना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंधविश्वास कितना गहरा और कितना तर्कहीन हो सकता है। सही कहा। ये घटना कहानी में भाग्यवाद, अंधविश्वास और लैंगिक उत्पीड़न जैसे विषयों को और भी गहरा कर देती है। बेचारी रेवती, पिता की मौत और ऊपर से दादी की ये ताने, उसका दिल टूट जाता है। वो इतनी सहम जाती है कि पढ़ाई लिखाई पूरी तरह छोड़ देती है। उसकी आंखों की वो चमक जैसे कहीं खो जाती है। और वासुदेव, वो टीचर, उसका क्या हुआ? वासुदेव भी इस सामाजिक दबाव और अंधविश्वास के तूफान के आगे बेबस हो जाता है। वो अकेला क्या करता? हाँ, मुश्किल था उसके लिए भी। समाज की सोच के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए मुमकिन नहीं रह जाता। उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता है। और उसकी विदाई के साथ ही जैसे रेवती के जीवन से उम्मीद की वो आखिरी किरण भी चली जाती है। तो ये हैजा महामारी सिर्फ एक बीमारी नहीं रह जाती, बल्कि ये उस अंधी परंपरा और अज्ञानता का प्रतीक बन जाती है जो पूरे समाज को तबाह कर सकती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे बेवजह का डर और गलत मान्यताएं इंसानी जिंदगियों को नष्ट कर सकती हैं। पिता की मौत और वासुदेव के जाने के बाद रेवती और उसकी माँ बिल्कुल अकेले रह जाते होंगे। हाँ, और हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब रेवती की माँ भी बीमार पड़ जाती है। अरे नहीं। और उस समय हैजा का डर इतना ज्यादा था कि कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लोग डरते थे कि कहीं उन्हें भी ये बीमारी न लग जाए। मतलब पूरा परिवार समाज से बिल्कुल कट गया, अकेला। बिल्कुल अकेला। सोचिए उस बच्ची रेवती पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ पिता का दुख, माँ की बीमारी, गरीबी, और दूसरी तरफ दादी के लगातार ताने और वो एहसास कि शायद वही इन सब मुसीबतों की जड़ है। हाँ, वो अपराध बोध, गिल्ट, वो से अंदर ही अंदर खाने लगता होगा। बिल्कुल, वो शायद ये मानने लगती है कि दादी सही कह रही थी कि उसकी पढ़ने की इच्छा ही एक श्राप थी जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। ये उस सामाजिक बहिष्कार और लांछन का मनोवैज्ञानिक असर है जो बहुत गहरा होता है। रेवती, जो कभी ज्ञान के लिए इतनी उत्सुक थी, जो कहानियों में खो जाती थी, अब बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी आंखों से वो उम्मीद पूरी तरह गायब हो चुकी है। वो किताबों के बारे में, पढ़ाई के बारे में बात करना ही बंद कर देती है। हाँ, बिल्कुल बंद कर देती है। और वासुदेव, जो उसकी प्रेरणा था, उसकी कमी अब और ज्यादा खलती है, उसके अकेलेपन को और गहरा कर देती है। उसकी ये चुप्पी, ये सिर्फ एक लड़की की चुप्पी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन हजारों लाखों लड़कियों और महिलाओं के कुचले हुए सपनों, उनकी दबी हुई आवाजों का प्रतीक है। हाँ। जिन्हें इतिहास में सिर्फ इसलिए पढ़ने लिखने या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि समाज ने उन्हें इजाजत नहीं दी। ये उस क्षमता की बर्बादी का प्रतीक है जिसे समाज ने अपने डर और अंधविश्वास की वजह से पनपने ही नहीं दिया। और कहानी अपने दुखद अंत की तरफ बढ़ती है। फिर माँ की देखभाल करते करते दुख और निराशा में डूबी रेवती वो खुद बीमार पड़ जाती है। हाँ, वो भी उसी बीमारी की चपेट में आ जाती है जिसने उसके पिता की जान ली थी। और अंत तक उसकी दादी, वो अब भी पूजा पाठ कर रही हैं, मन्नतें मांग रही हैं, लेकिन साथ ही रेवती की पढ़ाई को ही कोस रही हैं। उनके लिए अब भी परिवार की बर्बादी का कारण रेवती की शिक्षा ही है। अविश्वसनीय। और कहानी के आखिरी दृश्यों में रेवती चुपचाप बिना कुछ कहे दम तोड़ देती है। उसके साथ ही उस परिवार की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। एक जीवन जो ज्ञान की रोशनी से खेल सकता था, वो अंधेरे में ही खत्म हो जाता है। ये अंत बहुत भारी है, बहुत दुखद। क्या लेखक, मतलब सेनापति जी, सिर्फ एक दुखद कहानी सुनाना चाहते थे?
या इसका कोई और मतलब है? कहानी का अंत बेशक दुखद है, लेकिन ये सिर्फ दुख जताने के लिए नहीं है, ये बहुत प्रतीकात्मक है। फकीर मोहन सेनापति शायद सीधे सीधे कोई विद्रोही या क्रांति दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उनका मकसद शायद ये दिखाना था कि समाज का डर, उसका अंधविश्वास किसी भी अच्छे बदलाव या सुधार की कितनी बड़ी कीमत वसूलता है, ये कितना दर्दनाक हो सकता है। तो रेवती की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है, इसे किसी और नजरिए से भी देखा जा सकता है। हाँ, इसे एक तरह से महिला शिक्षा के लिए दी गई शहादत के रूप में देखा जा सकता है। एक ऐसी कुर्बानी जो शायद समाज की सोई हुई अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश करती है। लेखक पाठक के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या वाकई कोई दैवीय श्राप था जिसने रेवती और उसके परिवार को खत्म कर दिया, या ये समाज की अपनी अज्ञानता थी, उसका नए विचारों और सीखने से डर था जिसने एक मासूम जान ले ली। और शायद जवाब भी कहानी में ही छुपा है कहीं ना कहीं। हाँ, एक तरह से जवाब स्पष्ट है। जैसा कि विश्लेषण में भी एक बहुत मार्मिक बात कही गई है कि ये देवता नहीं थे जिन्होंने रेवती को मारा, बल्कि ये इंसान का सीखने से डर था। वाह, ये एक वाक्य, ये तो पूरी कहानी के दर्द और उसके संदेश को समेट लेता है। बिल्कुल, ये समाज के बनाए हुए डर थे, अंधविश्वास थे, जिन्होंने रेवती की जान ली, किसी देवता ने नहीं। तो अगर हम पूरी कहानी और इस विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तरफ है नायक रेवती, जो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उस हर भारतीय लड़की का प्रतीक है जिसे पढ़ने के अधिकार से दूर रखा गया। सही। फिर है संघर्ष, एक व्यक्ति के सपनों और समाज के गहरे अंधविश्वासों की लड़ाई। कहानी का शिखर या क्लाइमैक्स आता है वो हैजा महामारी और पिता की मृत्यु के साथ, जो सब कुछ बदल देता है जी। और अंत दुखद रूप से रेवती की मौत है, जो शायद समाज को कोई सबक सिखाती है या कम से कम हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। बिल्कुल सही कहा। कहानी का अंदाज बहुत यथार्थवादी है, वो उस दौर की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। ये दुखद है, लेकिन साथ ही इसमें एक सुधारवादी नजरिया भी है। हाँ, सुधारवादी। ये कहानी जैसे चीख चीख कर कहती है कि समाज को बदलने की जरूरत है, भले ही रास्ते में कितना भी प्रतिरोध हो, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। ये बहुत असरदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारी जड़ों में बैठे डर और अंधविश्वास न सिर्फ तरक्की को रोकते हैं बल्कि इंसानी जिंदगियों को भी तबाह कर सकते हैं। तो रेवती पर यह बातचीत हमें दिखाती है कि कैसे साहित्य, कैसे एक कहानी एक व्यक्ति की निजी त्रासदी के जरिए समाज के बहुत बड़े और गहरे मुद्दों को उजागर कर सकती है। बिल्कुल। खासकर महिलाओं की शिक्षा का महत्व और अंधविश्वास के भयानक खतरे, जो उस समय के भारत के लिए और सच कहूं तो शायद आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। हाँ, और ये हमें आज के लिए भी एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज हमारे समाज में ऐसे कौन से डर हैं, कौन सी मान्यताएं या कौन सी बाधाएं हैं जो शिक्षा के रास्ते में या तरक्की के किसी और रास्ते में रुकावट डाल रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम आज भी किसी न किसी रूप में रेवती जैसी कहानियों को दोहरा तो नहीं रहे? एक समाज के तौर पे हम अतीत की इन त्रासदियों से क्या सीख सकते हैं? हाँ, ताकि सुनिश्चित हो सके कि ज्ञान की रोशनी हमेशा डर और अज्ञानता के अंधेरे पर जीत हासिल करे। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।